डॉक्टर साहब, जिम में ये जो बच्चे जाते हैं आजकल, यंगस्टर्स, ये वहाँ जाके स्टीरॉइड्स खाते हैं। जितना ये जो भी ये डिब्बे में खाते हैं, इसमें बोलते हैं कि स्टीरॉइड्स होते हैं। और ये जो लैपटॉप अपनी गोद में रख के काम करते हैं, क्या इससे मेल इनफर्टिलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इनफर्टिलिटी जो है आज बहुत कॉमन मुद्दा है और डे बाय डे बढ़ रहा है। क्या इसका कारण, डू यू थिंक दैट एज इज़ वन ऑफ द रीज़न? तो 18-20 साल में लड़की की शादी होनी चाहिए, 20 से लेके 23 साल की उम्र में आदमी की शादी होनी चाहिए। दे आर एट द पीक ऑफ देयर फर्टिलिटी। अब हम वो रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबको पढ़ाई करनी है, डिग्री सेटल होना है। तो मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ये जो ड्रग्स लेते हैं, क्या ये भी कोई इफेक्ट डालते हैं इनफर्टिलिटी पे? डेफिनेटली। मास्टरबेशन के बारे में डॉक्टर साहब कहा जाता है, कितना मास्टरबेशन करना चाहिए, या उससे क्या हमारी स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मास्टरबेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और सभी अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पर करते सारे ही है। देयर इज़ नथिंग लाइक कि इतना टाइम करने से नॉर्मल रहेगा, इतना टाइम करने से नॉर्मल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर असर क्या होता है, और स्पर्म के पैरामीटर्स बोथ फॉर मैन वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। और उसमें स्पर्म के पैरामीटर्स या लेडी के फर्टिलिटी के ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है। बट आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है? साइकोलॉजिकल लेवल पे होने वाली है। क्योंकि जब एक कपल इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, उनको ये मास्टरबेशन की अगर आदत पड़ गई है, ही और शी मे नॉट एन्जॉय द रियल मोमेंट। बात ये है। और ये एक जो इनको एडिक्शन जैसा भी हो जाता है कुछ लोगों को। जब वो एडिक्शन हो जाता है तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट करता है और अनबन आपस के कपल्स में ये अनबन हो जाता है। फिर दैट विल अगेन अफेक्ट देयर चाइल्ड बेयरिंग थिंग। इनफर्टिलिटी के ये रीज़न रहेगा बिकॉज ही डजंट गेट प्लेजर, ही और शी डजंट गेट प्लेजर देयर, दे गेट प्लेजर मैस्टरबेटिंग। और डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे एक ही बार में 2 कर दो। हाँ, ये भी एक बहुत मतलब रूमर भी है कि आईवीएफ में हमेशा ट्विन्स होता है, ट्रिपलेट्स भी होता है। पर अभी जैसे मैंने बोला कि आई वुड प्रिफर ट्रांसफरिंग 2 to 3 eggs। 2 to 3 eggs डालने के तो 3 हो जाएंगे। हाँ, फिर 3 हो जाएंगे, पर उसका चांसेस कम है। मतलब 5 to 10% चांसेस है कि जहाँ पे तीनों के 3 एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाएंगे। अच्छा। ट्विन्स के चांसेस कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड है। सर, आपको ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे कि मेरा बच्चा गोरा हो, मेरा बच्चे की आंखें ऐसी हों, मेरे बच्चे के नाक ऐसा हो, उसके बाल ऐसे हों, लंबा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप क्या करते हैं? फनी नोट, एक्चुअली हमें कपल्स आते हैं जो खुद सांवले रंग के होते हैं, जो छोटे हाइट के होते हैं, और उनके डिमांड्स ऐसे रहते हैं। तो मैं तो उनको ऑन द लाइटर नोट बोल देती हूँ कि भाई शादी कर लेते एक लंबे इंसान से शादी कर लेते, है ना। बट इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट चूज़। जो आपके जीन्स है वही जाएगा ना बच्चे में। पर डिमांड आते हैं, फिर हम उनको समझाते हैं कि बच्चा जब गोरा पैदा होगा तो आप ही को पूछेंगे ना कि इतना गोरा कहाँ से पैदा हुआ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है AMI पॉडकास्ट के इस संस्करण में। आपने हमें जितना प्यार दिया, पिछले जो हमारे एपिसोड्स थे, जितने पॉडकास्ट बने हैं, उन दो पॉडकास्ट बन चुके हैं, तीसरा पॉडकास्ट है। दोनों पॉडकास्ट में हमें आप सब ने बहुत प्यार दिया। हम उसके लिए हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसा ही प्यार आप हमारे साथ बनाए रखेंगे। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता
उस टॉपिक के बारे में। और आप सच मानिए, ये जितना भी क्वेश्चनेयर है, ये या तो क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं या मेरी जो टीम है, ये सब उनकी मेहनत है। उन्होंने एक क्वेश्चनेयर तैयार किया है और वही क्वेश्चंस हम आज अपने गेस्ट से पूछेंगे। आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हमारा गेस्ट कौन है। आज हमारे गेस्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर प्रगति शर्मा, जो कि नवचेतन हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं और एक सफल गायनिकोलॉजिस्ट होने के अलावा एक IVF एक्सपर्ट भी हैं। और आज ये जो पॉडकास्ट है, ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनकी शादी हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है, पर वो अभी तक पेरेंट्स नहीं बन पाए। परंतु ये मत सोचिए कि ये उन्हीं के लिए है, ये हम उनसे ज़्यादा सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने जानने वाले, जितने रिश्तेदार, जितने क्लोज फ्रेंड्स, मैं ये चाहूँगा कि आप सबको ये पॉडकास्ट शेयर करिए और सो दैट उनको भी इस पॉडकास्ट से वो फ़ायदा मिल सके जो कि आपको मिलेगा। इस पॉडकास्ट में हमने चर्चा की उन कपल्स के बारे में जिनको पेरेंट्स बनने में परेशानियां आ रही हैं, और ऐसे कई मिथ से पर्दा उठाया जो कि हमारे जो आम लोग हैं उनमें कई तरह की भ्रांतियां भर देते हैं। तो हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं डॉक्टर प्रगति शर्मा से। डॉक्टर प्रगति, वेलकम टू द शो। अब आप बैठिए, आराम करिए, आराम से देखिए और रिलैक्स कीजिए और इस पॉडकास्ट का मज़ा लीजिए। डॉक्टर प्रगति, ये बताइए, पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट बनी MBBS करके, तो वाई यू ऑप्टेड गायनी? पहले तो खुराना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मौका दिया आपके स्टूडियो में आने के लिए, और जो टॉपिक आपने चूज़ किया, इट्स द रियल नीड ऑफ एन आवर, और सोसाइटी को और आम पब्लिक को इसके बारे में जानकारी आपके पॉडकास्ट के थ्रू मिल रहा है। ये उनके लिए सबसे एक इजी इन्फॉर्मेशन है और सही इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज एक डॉक्टर के थ्रू मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए कि जब आप बचपन में एक यंग गर्ल थी तो आपने क्या सोचा था कि मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट बनूंगी और पठानकोट में शादी होगी और मैं एक IVF एक्सपर्ट बनूंगी। इसके बारे में, जो आपका सफ़र है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। मुझे तो हमेशा से ही डॉक्टर बनना था, बहुत ही छोटी उम्र से। मुझे याद है फर्स्ट स्टैंडर्ड मुझे लगता है, और डॉक्टर बनने की जो चाह है और कारण भी मैं बोल सकती हूँ, वो मेरी मदर है, क्योंकि उनको एक बीमारी थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जब उनको मैं सफ़र करते हुए देखती थी और वो हर एक हॉस्पिटल जाते थे, तो मैं तब वो डॉक्टर बनने की जो मोटिवेशन मैं बोल सकती हूँ, वो वहाँ से था कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूँगी और मेरी मदर को ठीक करूँगी। अब जब तक मैं बड़ी हुई तो वो ब्रांच तो बहुत बड़ा हो गया और बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए वहाँ पे। फिर डॉक्टर तो मुझे बनना ही था, तो MBBS ज्वाइन किया, और मैंने MBBS कर्नाटक से की है। और MBBS करते करते मुझे नेचर ने हमेशा एक मोटिवेशन दिया है, मतलब इट हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मैजिक है ना, वो मुझे लगता है कि एक गायनेकोलॉजिकल फील्ड में है, कि जहाँ पे एक बच्चा होता है, इस दुनिया में आता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, फैमिली खुश होती है। तो मुझे वहाँ से एक अट्रैक्शन था कि मुझे उन लोगों की मेमोरी बनना चाहिए। आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी, ये एक इच्छा थी। और बच्चे मुझे वैसे ही पसंद है, सो आई ऑप्टेड गायनी। अब जब गायनी में आए, बहुत सारे पेशेंट्स दुखी आते थे जिनके पेरेंट बनने की चाह नहीं होती थी। बनने की चाह होती थी या नहीं होती थी? होती थी बनने की चाह होती थी, बट नहीं हो पा रहा था और उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था। मेन तो यहाँ पे ये होता है, दे डोंट नो व्हेन टू कम टू अ डॉक्टर। और ये सब देखते देखते मुझे लगा कि इट्स अ गुड वन wherein the technology is also improving and it's a bright branch, है ना।
तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जब आप अपने हॉस्पिटल में बैठते हैं, अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ की, जो ज़्यादातर लेडीज़ आपके पास आती हैं, वो क्या मेन प्रॉब्लम्स क्या लेके आती हैं? हमारे ओपीडी में सिर्फ लेडीज़ नहीं आते, मतलब मैं बोल सकती हूँ वुमेन, उनके 3 फेजेस होते हैं, प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव एज जहाँ पे उनकी शादी और मेन पार्ट वहाँ पे होता है, फिर मेनोपॉज। ये तीनों फेसेस के वुमेन हमारे पास आते हैं। सो मेन डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते हैं जो 20 से 35 साल मैं बोल सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, मेंसेस की ना शुरू होना टाइम पे, अगर शुरू होता है तो उनमें और दिक्कतें हैं कि रेगुलर नहीं है, कुछ लोगों को ज़्यादा है, टाइम से पहले नहीं बंद होता। देन द अदर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज़ लुकोरिया, जिसको आम भाषा में हम वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं। तीसरा मैं बोल सकती हूँ कि लोअर एब्डोमेन पेन बोलते हैं। मुझे बहुत सारी लेडीज़ डिलीवरी से पहले भी और डिलीवरी के बाद भी मुझे निचले हिस्से में दर्द होता है, मैं झुक नहीं सकती हूँ, मैं स्क्वाट नहीं कर सकती हूँ, ये वाली प्रॉब्लम्स के साथ भी आते हैं। ओके, तो आप उनको क्या बताते हैं? फिर उनको मेडिसिन देते हैं? हाँ, या पहले exercises? इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, विल ट्राई टू गो टू द रूट कॉज कि क्या कारण है। जैसे ये 3-4 मैंने आपको बताया, इनके फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के अपने मैनेजमेंट है, उनको हम सही इंफॉर्मेशन देते हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि मान लो दे हैव अ नोशन कि 1 मंथ में एक बार आना चाहिए, अगर वो 2 दिन भी ऊपर चला जाता है या 2 दिन कम आता है तो मदर्स पैनिक हो जाते हैं इन अनमैरिड गर्ल्स, और जो मैरिड है उनमें भी दिक्कत होती है। तो उनको हम सही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 28 डे साइकिल नॉर्मल है, बट if you have periods some 3-4 days before and even 1 week after your 28 days, it's still normal. पेन को लेके उनको जानकारी देते हैं। अगर लुकोरिया से जो पेशेंट आते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव हाइजीन के बारे में उनको समझाते हैं। और अगर कोई ठोस कारण है, इन्फेक्शन अगर निकल आता है हमारे इन्वेस्टिगेशंस में, फिर हम उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इनफर्टिलिटी जो है आज बहुत कॉमन मुद्दा है और डे बाय डे बढ़ रहा है, क्या इसका कारण, डू यू थिंक दैट एज इज़ वन ऑफ द रीज़न जैसे लाइक बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं, अर्ली टाइम पे जाएं हम तो 18-20 साल की लड़कियों की और 20-21 साल के लड़के की शादी हो जाती थी और 30 साल तक तो उनके 2-2 3-3 बच्चे भी हो जाते थे। आजकल वो शादी 30-32 साल में करते हैं तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो क्या ये एज भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का, और क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रही है? इनफर्टिलिटी खुराना जी बहुत बढ़ रही है। पहले तो सबसे ऊपर मैं कारण बोल सकती हूँ मॉडर्नाइजेशन। अब सब करियर ओरिएंटेड है, एवरीबडी वांट्स टू सेटल डाउन इन देयर करियर, और शादी भी लेट हो रही है ना। तो इन चक्करों में जो हमारे टाइम, पूर्वज के जो टाइम है वो एक्चुअल में सही है, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। जो 18-20 साल में लड़की की शादी होनी चाहिए, 20 से लेके 23 साल की उम्र में आदमी की शादी होनी चाहिए, दे आर एट द पीक ऑफ देयर फर्टिलिटी। अब हम वो रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबको पढ़ाई करनी है, डिग्री सेटल होना है। तो मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन आ गया है तो फिर शादी लेट हो रही है, फिर उम्र भी आगे बढ़ रहा है। अब एक बार शादी भी कर लेते हैं, दे आर नॉट सेटल्ड, लाइक आइडियल एक टाइम कपल वेट करता है, बट देयर इज़ नो आइडियल टाइम, है ना। कि वो अगर हम बात वैसे भी करें, परफेक्ट टाइम तो कहाँ होता है, परफेक्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता। दे कीप वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम, दे आर ऑलवेज वेटिंग। पहले हम थोड़ा जॉब लग जाए, हाँ, जॉब के थोड़े इतने पैसे आ जाए, इतना सेविंग आ जाए, है ना, फिर घर बना ले, एक छोटा सा गाड़ी खरीद ले, सो इट्स नेवर एंडिंग। सो मैं ये कहती हूँ, अगर ऐसा केस हो तो मैंने सुना है कोई एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग का भी कोई वो है कि ये भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ है? हाँ, उससे भी पहले मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि लोग बैलेंस करें। अब हम परफेक्ट टाइम की जो बात कर रहे थे, हम लोग, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा जनरेशन इस दुनिया को दें।
अगर हम इतने लेट शादी करेंगे, लेट बच्चा पैदा करेंगे, तो वी आर नॉट गिविंग अ हेल्दी जनरेशन ना। तो जो मेन है कि हम आगे अपने नस्ल को किस तरह से कितनी हेल्दी हम कर पा रहे हैं, तो इसमें बैलेंस अगर हम रख के चले, ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्यूचर सेटल ना करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने करियर नहीं बनाना है, बट जो भी है एटलीस्ट 25, जो आपने एज के बारे में पूछा, 25 से लेके 28 के बीच में अगर इतने में फैमिली प्लान हो जाता है, इवन बाय 28 इफ़ अ वुमन कंसीव्स, वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। वी कैन स्टिल अवॉइड, ये आईवीएफ के बारे में अभी आपने बोला, हम बहुत सारे आईवीएफ को बचा सकते हैं। सो ये मैं आपके माध्यम से थोड़ा एक जिम्मेदारी अपने ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर सोसाइटी के ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो आपके माध्यम से मैंने सोचा कि ये एक मतलब अगर जो शादी है वो करेक्ट एज में हो जाए, हाँ, और करेक्ट एज में लेडी कंसीव कर जाए, तो दैट इज ऑलवेज बेटर फॉर हर हेल्थ आल्सो, फॉर हेल्थ ऑल्सो, फॉर द हेल्थ ऑफ द फीटस ऑल्सो। मतलब बच्चा भी काफ़ी हेल्दी रहेगा, उनमें पैदाइशी जो बीमारियां होती है वो भी बहुत कम होते हैं। जेनेटिक abnormalities हम बोलते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों देखा जा रहा है? आजकल हम डाउन सिंड्रोम्स के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, आते हैं हमारे पास, बहुत सारे केसेस आते हैं। दिन के एक पेशेंट तो मैं देखती हूँ जिनका डाउन सिंड्रोम हाई रिस्क आ रहा है। तो हाई रिस्क तो एज ही है ना, 30 के अबाव यू आर हाई रिस्क फॉर डाउन सिंड्रोम। डॉक्टर साहब, जिम में ये जो बच्चे जाते हैं आजकल, यंगस्टर्स, ये वहाँ जाके स्टीरॉइड्स खाते हैं, जितना ये जो भी ये डिब्बे में खाते हैं, इसमें बोलते हैं कि स्टीरॉइड्स होते हैं, और ये जो लैपटॉप अपनी गोद में रख के काम करते हैं, क्या इससे मेल इनफर्टिलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। ये जिम में जाके टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगा लेते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए, एंड्रोजन्स यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं, तो इसमें डेफिनेटली स्पर्म के पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। लो स्पर्म काउंट होता है, उनकी क्वालिटी गिर जाती है, तो इन लोगों को नौबत ये भी आ जाती है कि आईवीएफ करने तक भी नौबत आ जाती है। और दूसरा, मोबाइल और लैपटॉप्स डेफिनेटली रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम फ़ोन पकड़ते हैं, ज़्यादा देर हमने फ़ोन पकड़ा होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, फ़ोन भी गर्म हो जाता है और हमारा हाथ भी गर्म हो जाता है। लैपटॉप लैप पे रख के आप कर रहे हो काम, तो उसमें भी वो गर्माइश जो है वो जा रहा है। सो डेफिनेटली इट इज़ अफेक्टिंग बोथ। मेल इनफर्टिलिटी में तो है ही है, बट अभी क्योंकि वर्किंग लेडीज़ ज़्यादा है तो उनमें भी यही है। सो शील्ड्स आते हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि जिनमें हम अवॉइड नहीं कर पाते, डेफिनेटली जिम तो अवॉइड करना है, प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी इंजेक्शंस, है ना। और जो काम करते हैं उनको है कि आप शील्ड यूज़ करें, एंड मोबाइल पॉकेट में नहीं रख सकते क्योंकि हार्ट पे असर होता है। सो बेस्ट थिंग इज होल्ड इट इन योर हैंड और कीप इट इन अ बैग, दैट्स द बेस्ट थिंग। मास्टरबेशन के बारे में डॉक्टर साहब कहा जाता है, कितना मास्टरबेशन करना चाहिए, या उससे क्या हमारी स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मास्टरबेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और सभी अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पर करते सारे ही है। देयर इज़ नथिंग लाइक कि इतना टाइम करने से नॉर्मल रहेगा, इतना टाइम करने से नॉर्मल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर असर क्या होता है, और स्पर्म के पैरामीटर्स बोथ, हाँ, फॉर मेन वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। और उसमें स्पर्म के पैरामीटर्स या लेडी के फर्टिलिटी के ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है, बट आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है? साइकोलॉजिकल लेवल पे होने वाली है, क्योंकि जब एक कपल इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, उनको ये मास्टरबेशन की अगर आदत पड़ गई है, ही और शी मे नॉट एन्जॉय द रियल मोमेंट, बात ये है। और ये एक जो इनको एडिक्शन जैसा भी हो जाता है कुछ लोगों को, जब वो एडिक्शन हो जाता है तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट करता है, और अनबन आपस के कपल्स में ये अनबन हो जाता है। फिर दैट विल अगेन अफेक्ट देयर चाइल्ड बेयरिंग थिंग। इनफर्टिलिटी के ये रीज़न रहेगा, बिकॉज ही डजंट गेट प्लेजर, ही और शी डजंट गेट प्लेजर देयर, दे गेट प्लेजर मास्टरबेटिंग। ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ये जो ड्रग्स लेते हैं,
क्या ये भी कोई इफेक्ट डालते हैं इनफर्टिलिटी पे? डेफिनेटली सबसे जैसे ज़्यादा हम बात करें गुड़गांव या बैंगलोर, बड़ी सिटीज़ जहाँ हाँ, मेट्रोज। वहाँ मेट्रोज जो हैं वहाँ लड़कियाँ लड़के सब ड्रग्स भी ले रहे हैं, ड्रिंक्स भी कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं। तो क्या उस जगह पर क्या डू यू थिंक दैट वहाँ इनफर्टिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़, या वहाँ वहाँ भी यही पे हाल है? इनफर्टिलिटी वहाँ पे मेट्रोज में डेफिनेटली ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेट्रोज एंड नॉन मेट्रो सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छोटे शहर में लोग दिखाते नहीं है पर करते हैं सारे। अब मुझे 7 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए IVF। जब हम डिटेल हिस्ट्री में जाते हैं तो देर आर वुमेन, आई कैन से 20% ऑफ द वुमेन इवन इन दिस स्मॉल सिटीज़, दे आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, दे आर एडिक्टेड टू अल्कोहल, स्मोकिंग। तो ये डेफिनेटली दोनों में, मेन और वुमेन दोनों में ये बहुत बड़ा कारण है। स्पर्म्स तो आप मतलब या फिर आप बच्चा कर लो या आप दारू पी लो या सिगरेट खा लो। विच इज़ मोर डेंजरस, सिगरेट और ड्रिंकिंग? सिगरेट इज मोर डेंजरस। तो सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है ना वो हार्ट बना होता है। अब तो ये बनना चाहिए कि अगर आपको पिता बनना है तो सिगरेट ना पिए, शायद तब लोग डर जाएंगे। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जब आपके पास कपल्स आते हैं स्पेशली फॉर द इनफर्टिलिटी केसेस के बारे में, बच्चा नहीं हो रहा, तो उनके इमोशंस कैसे होते हैं उस टाइम? इमोशनली स्ट्रेसफुल बहुत होते हैं, क्योंकि आप क्या एक करते तो हो उस टाइम? उनको काउंसिल counseling ज़रूर करते हैं? है, ज़रूरी है। एक तो यहाँ पे ना सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर बहुत होते हैं। अब इतने चक्करों में बेचारे आपस में मियाँ बीवी प्यार करना ही भूल जाते हैं, मैं आपको सच बताती हूँ, क्योंकि इनको लगता है कि शादी मतलब बच्चा पैदा करना शादी का मकसद है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैरिज, पर पूरा मैरिज का बेस एक चाइल्ड नहीं हो सकता, और वो भूल जाते हैं। आपस में उनमें टेंशन्स हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि भाई तुम्हारी वजह से है, वो हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी वजह से है, यहाँ तक डाइवोर्स तक भी नौबत आ जाती है। सो दे आर अंडर लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। तो उनकी कहानी पूरी सुनने के बाद, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, एवरी पेशेंट हैव देयर ओन स्टोरीज़, तो हम उनके हिसाब से, मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ, आई यूजुअली टेक अराउंड 20 minutes to half an hour टू टॉक टू वन सिंगल कपल। और उनमें मैं ये ज़रूर मेंशन करती हूँ कि आप रिलेटिव्स को प्लीज़ बाहर रख के आए, है ना, क्योंकि कभी कभार कपल्स ओपन नहीं हो पाते हैं, है ना। माँ बैठी है, नो डाउट माएँ हमेशा भला चाहते हैं, बट समटाइम्स दे स्टिल कांट ओपन अप, है ना, बिकॉज वो हमारे परवरिश इस तरह से नहीं हुई है। सो जब एक बार आते हैं, देन आई ट्राई टू मोटिवेट देम, गिव सम पॉजिटिव एनर्जी, ट्राई टेलिंग कि नहीं, ऐसा कोई होपलेस सिचुएशन नहीं है, यू कैन स्टिल कंसीव, है ना। तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। और सब IVF जो एक मूवी आई थी मुझे पता है आप कौन से मूवी के बारे में बताएं। विक्की डोनर। अच्छा, विक्की डोनर, ओके। विक्की डोनर वाज द मूवी जिसने कि लोगों को IVF की इंट्रोडक्शन दी, मतलब एक आम आदमी, आम लोगों को IVF के बारे में बताया। हालांकि उसमें तो सिर्फ यही बताया था कि वो स्पर्म डोनेट करता था, और जो भी इसका प्रोसीजर जो आप बताओगे, उस प्रोसीजर से उनको चाइल्ड हो जाता, बच्चा हो जाता था एक कपल को। तो उसमें तो एक ये भी उसने, उसका जो स्पर्म्स थे वो कई लेडीज़ में चले गए, जिससे कि बच्चों का जो DNA था वो सेम हो गया। क्या पहले मेरे को आप ये बताइए कि IVF होता क्या है और कैसे होता है, और वो जो DNA वाला पार्ट है, क्या वो अभी भी उसी तरह चल रहा है? हाँ, IVF बहुत सारे नाम से जाना जाता है। IVF भी बोलते हैं कुछ लोग, ICSI बोलते हैं, ICSI बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आम भाषा में बहुत सारे लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम स्पर्म लेते हैं और औरत से एग लेते हैं, तो जो मेल मिलाप शरीर के अंदर होना चाहिए, हम वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, जो कि IVF लैब है। तो उन दोनों को मिला के जो भ्रूण तैयार होते हैं, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, तो वो फ्रीज करते हैं, और बने बनाए जो बच्चे के बीज, ये भी बोलते हैं हम, या भ्रूण या बच्चे का बीज, तो उनको हम लेडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये है आम भाषा में, इट्स
वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। ये IVF का था। तो उसमें क्या हुआ, उसने जो एम्ब्रियोज थे वो जो उसके स्पर्म्स थे, उस मूवी के हिसाब से मैं बात करूं। हाँ, विकी डोनर में क्या था, वो एक डोनर था। पहली बात तो पहली एक मिथ है यहाँ पे, और लोगों में एक हेजिटेशन है कि हमें स्पर्म डोनेट नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब से मैं बोल सकती हूँ 2022 के बाद ART रेगुलेशंस के हिसाब से एक डोनर एक ही कपल को दे सकता है और वंस इन अ लाइफ टाइम दे सकता है। वो विकी डोनर वाला हाँ, chapter वो नहीं विकी होता। डोनर वाला सीन नहीं है। सो जेनेटिक मटेरियल जो बहुत सारे कपल्स में एक ही जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है वो नहीं होगा, जस्ट टू अवॉइड दैट। पहले ऐसे नहीं था, पर अब रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। ART बैंक्स आता है जहाँ पे स्पर्म डोनर्स भी वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं, एग डोनर्स भी जो फीमेल्स के लिए यूज़ होता है वो भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और उनका सारे डेटा जो है वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड रहता है। नोबडी कैन इवन डोनेट इन अनदर सेंटर। मतलब इट इज़ सो स्ट्रिक्ट दैट एक बार मान लो हमने यहाँ जलंधर में रजिस्टर कर लिया, अगर वो ट्राई करता भी है कि डोनर विल गो टू सम अदर स्टेट एंड हाँ जो रजिस्टर करने की कोशिश करता है, नहीं हो पाएगा बिकॉज ट्रैकिंग सिस्टम है। तो वो बता देंगे। विकी डोनर वाला चैप्टर तो हाँ, वो क्लोज है। लकीली क्लोज है। इंडियन मूवीज जो हैं वो हमारी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट डालती हैं। देख लीजिए जितने एक्टर्स हैं, चाहे वो तेल बेच रहे हों, चाहे वो जुबान केसरी बेच रहे हों, मतलब वो इतना इम्पैक्ट डालते हैं। और ये इम्पैक्ट डालने यही कारण है आपका IVF पॉपुलर हुआ। अभी इसी कड़ी में हम दूसरी मूवी आई, आपको पता ही है, गुड न्यूज़। उसमें फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हाँ, उसमें वो चेंज हो गए उनके एम्ब्रियोज, हाँ, उनके स्पर्म मिक्सअप हो गए। स्पर्म मिक्सअप हो गए। सो ये मूवी ने तो हमारी तौबा करा दी सच में, बिकॉज एवरी कपल यूज्ड टू कम एंड से कि मैम मिक्सिंग तो नहीं होगी। सो नहीं, ऐसा मिक्सिंग नहीं होता है। एंड आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, डेफिनेटली मिक्सिंग नहीं होता है। ये था मतलब जब शुरू में IVF शुरू हुआ था तब ह्यूमन एरर ज़्यादा होते थे। अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो चुकी है, लेबलिंग हमारी रहती है, तो ह्यूमन एरर का जो परसेंटेज है इट्स ऑलमोस्ट नलीफाइड। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिक्सिंग एट ऑल। चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि अभी मिक्सिंग भी नहीं होगी। ठीक है। तो सर IVF में आपने बताया बेसिकली आप लोग जो एग और स्पर्म को मेट करके उसका जो एम्ब्रियोज है वो लेडी में इंजेक्ट करते हो। जब आप एम्ब्रियोज बनाते हो, स्पर्म और उसको मेट करते हो, तो एम्ब्रियोज तो कई बनते होंगे। हाँ, एम्ब्रियोज तो कहीं आप बनते हैं। एम्ब्रियोज डालते हो उस लेडी के अंदर? हम 2 या 3 मैक्सिमम, है ना। तो अभी भी उसमें भी एक ग्रेडिंग आती है एम्ब्रियोज के, ABC ग्रेडिंग रहती है। एक होता है हम डे 3 में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या डे 5 में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर हम डे 3 मान लो अगर मैं डे 3 उसमें ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तो आई ऑप्ट फॉर 2 और 3 एग्स टू बी ट्रांसफर्ड। अगर हम डे 5 करते हैं तो उसमें तो सिंगल एम्ब्रियो ही काफ़ी होता है। तो ये जो आप डालते हैं एम्ब्रियो, तो इसकी कितनी रेशो है, कितने परसेंटेज जो है वो सक्सेस रेशो है? हाँ, सक्सेस रेट बहुत इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। सक्सेस रेट एज पे डिपेंड करता है ना। हम जो लेडी जो रिसीव कर रही है जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके एज के हिसाब से ये सक्सेस रेट होता है। अगर वो 30 to 35 ईयर्स के एज में है तो हम 60 to 70% सक्सेस रेट देते हैं, और कोई बीमारी नहीं है साथ में तो 60 to 70% वी सी। बट एज द एज ग्रोज देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द सक्सेस रेट। 58 ईयर्स की सिद्धू मूसेवाला की मम्मी का हो गया तो एज वहाँ कहाँ से मैटर करती है? उसके लिए भी हमारे ART रेगुलेशंस आए हैं, और तभी उन्होंने ये बोला है कि 23 से लेके 51 ईयर्स तक इट इज़ अलाउड दैट अ वुमन कैन अंडरगो IVF। एट द सेम टाइम इट इज़ 21 till 55 ईयर्स फॉर द मेन। अभी इसके बियॉन्ड हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, रीज़न क्या है इसके? एज रिलेटेड हो नहीं सकता या आप करते नहीं हो? नहीं, दोनों है। हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल मेनोपॉजल एज है,
है ना। 47 अगर हम एवरेज एक मेनोपॉजल एज बोलते हैं लेडीज़ के लिए, तो मेनोपॉज के बाद तो एग्स होते ही नहीं है ना। तो वो मेनोपॉजल एक एज है, मतलब एक रीज़न है मेन। दूसरा रीज़न है कि व्हेन अ लेडी इज़ 50+, हर बॉडी इज़ नॉट रेडी टू कैरी अ प्रेगनेंसी, शी माइट हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो हम क्यों चाहेंगे कि वो अपने लाइफ को रिस्क करे। डॉक्टर साहब, जब आपके पास एम्ब्रियोज बनते हैं, आपने बताया कि हम 1 या 2 या 3 इंसर्ट करते हैं, तो जो बाकी बच जाते हैं उसका क्या करते हैं आप? फ्रीज करते उन्हीं के नाम वो से। किसी और को भी दे सकते हैं? नहीं, वो इलीगल है, हम नहीं दे सकते। अगेन ART रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट कि हम एम्ब्रियोज को फ्रीज रख सकते हैं, चाहे 10 इयर्स तक भी हम उसको फ्रीज रख सकते हैं। अच्छा। एंड दे कैन इवन प्लान फॉर देयर सेकेंड चाइल्ड। 3 साल के बाद ये वापस आ जाए और फिर वही एम्ब्रियोज दोबारा उनको IVF कराने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल्सो गुड। नहीं, पर अदरवाइज ये किसी और लेडी में डाल दिए जाए, इंसर्ट कर दिए जाए, तो क्या बच्चा बन सकता है? हाँ, डेफिनेटली बच्चा तो बन सकता है, पर वो लीगली नॉट अलाउड है। दैट इज सेपरेट, इट्स बट अदरवाइज अलाउड नहीं है, बट बन सकता है। बन सकता है, डेफिनेटली बन इसका मतलब 5-6 बच्चे आपने फ्रिज में रख दिए। सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं। तो सर, आपको ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे कि मेरा बच्चा गोरा हो, मेरा बच्चे की आंखें ऐसी हों, मेरे बच्चे के नाक ऐसा हो, उसके बाल ऐसे हों, लंबा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप क्या करते हैं फिर? फनी नोट, एक्चुअली हमें कपल्स आते हैं जो खुद सांवले रंग के होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं, और उनके डिमांड्स ऐसे रहते हैं। तो मैं तो उनको ऑन द लाइटर नोट बोल देती हूँ कि भाई शादी कर लेते एक लंबे इंसान से शादी कर लेते, है ना। बट इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट चूज़। जो आपके जीन्स है वही जाएगा ना बच्चे में। पर डिमांड आते हैं, फिर हम उनको समझाते हैं कि बच्चा जब गोरा पैदा होगा तो आप ही को पूछेंगे ना कि इतना गोरा कहाँ से पैदा हुआ। ये भी तो है। ठीक बात है। और डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी आते होंगे जो कहते होंगे एक ही बार में 2 कर दो। हाँ, ये भी एक बहुत मतलब रूमर भी है कि IVF में हमेशा ट्विन्स होता है, ट्रिपलेट्स भी होते हैं। ट्रिपलेट्स भी होता है। पर अभी जैसे मैंने बोला कि आई वुड प्रिफर ट्रांसफरिंग 2 to 3 eggs। 2 to 3 eggs डालने के तो 3 हो जाएंगे। हाँ, फिर 3 हो जाएंगे, पर उसका चांसेस कम है। मतलब 5 to 10% चांसेस है कि जहाँ पे तीनों के 3 एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाएंगे। अच्छा। ट्विन्स के चांसेस कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड है, पर ऐसा नहीं है कि हर बार ट्विन्स ही होता है। और लोग हाँ, एक नेगेटिव आती है, तभी तो हम 60 to 70% सक्सेस रेट बोलते हैं। हम 3 डालने के बावजूद भी हम नेगेटिव हम भी तब भी देखते हैं। सो ट्विन्स का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और लोग ये आते भी है हमारे इसमें क्लिनिक्स में आते भी है कि मैडम एक ही बार में ट्विन्स हो जाए तो झंझट ख़त्म है। तो उनको नहीं पता कि ट्विन्स को 9 महीने कैरी करने में कितना झंझट है। उनको ये लगता है एक ही बार में 2 बच्चे पाल लेंगे। और डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें लड़का होना, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, तो कैन यू डू इट? वी डेफिनेटली कैन नॉट डू इट। नहीं, कैन यू डू इट वो बात अलग है कि रूल्स आपको अप्लाई, अदरवाइज कर सकते नहीं, हैं। जैसे एम्ब्रियोज हमारे पास रहते हैं, हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग जब करते हैं तो हमें डेफिनेटली पता लग जाएगा अच्छा। कि ये मेल है या फीमेल है। बट इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन डेफिनेटली इज नॉट अलाउड। एंड ये जो एम्ब्रियो के सेक्स डिटर्मिनेशन तो बिल्कुल वी आर कॉन्स्टेंटली बीन अंडर द स्क्रूटनी ऑफ दीज ART रेगुलेशंस। हमारे सेंटर्स इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। तो जो पेशेंट आते हैं ना, मैं बोलती हूँ भाई प्लीज आप अपना फाइल अगर लो। वो चाहे तो इंडिया से बाहर जाके करवा सकता है। हाँ, कुछ कंट्रीज हैं। अच्छा। बाहर अलाउड है। बाहर तो जैसे दुबई है, कनाडा भी है, सुनने को आया। थाईलैंड में भी शायद होती है, नेपाल है शायद। नेपाल का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, पर ये फेमस है, ये सिटीज़ कंट्रीज फेमस है। वहाँ तो फिर हेल्थ टूरिज्म काफ़ी होगा, बच्चों का टूरिज्म। हो भी सकता है। जैसे हेल्थ टूरिज्म में लोग इंडिया में आके इलाज करवाते हैं, तो यहाँ के लोग जाके वहाँ बच्चे पैदा करते होंगे। ये भी है, होते हैं, पर बहुत सारे नहीं जा पाएंगे ना, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली, है ना। एंड यहाँ पे वो एक मौका मैं अपने तरफ ले लेती हूँ और मैं उनको समझाती हूँ कि सोसाइटी तो हमने ही बदलना है। अगर आप पढ़े लिखे, नॉट दैट कि मुझे कभी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या कम पढ़े लिखे वाले ने कभी भी इस तरह से नहीं बोला। ये डिमांड आता है हाँ, उनसे आती है, पढ़े लिखे बंदों से आती है। तो कुछ लोग समझ जाते हैं काउंसलिंग के बाद, वो कहते हैं ठीक है मैम चलो। तो कुछ लोग नहीं, दे ट्रैवल आउटसाइड। अच्छा। बट
कुदरत का ये सिलेक्शन है, ये कुदरत के ऊपर ही छोड़ Yes, देना yes, चाहिए. yes. And I have seen so many people spending lakhs. You cannot even imagine the number of lakhs that they have spent, and yet came empty-handed. Empty-handed. And फिर कान भी पकड़ लिया कि मैम आपने सही बोला, अब आपने जो करना है करो. We are ready for both. ओके है ना. तो नेचर हैज़ इट्स रूल ना. और बहुत सारी जब हम जेनेटिक टेस्टिंग जब करते हैं, आपको ताज्जुब होगा ये सुनते हुए कि फीमेल जो एम्ब्रियोज होते हैं ना, उनमें कम बीमारियां दिखती है. अच्छा मेल एम्ब्रियोज में अगर मेरे पास 4 मेल एम्ब्रियोज हैं, 4 में से सिर्फ एक ही मेल एम्ब्रियो होगा जो जेनेटिकली सही होगा. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कुदरत का ये खेल है, ये नियम है कि वो चाहते हैं कि बैलेंस, एंड वो कुदरत अपने हिसाब से वो बैलेंस करता है. डॉक्टर साहब, ये जो प्रेगनेंसी जब हो जाती है, तो जो आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है और जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, इसमें कोई फ़र्क होता है? नहीं, फ़र्क नहीं होता. सेम प्रिकॉशन, हाँ, सेम बस एक इलाज, सेम सब टैग कुछ? ऐड होता है, ओके precious pregnancy, because this becomes very precious. You have given time, you have given your efforts, you have given money to become pregnant. जो चीज़ नेचुरली होनी चाहिए थी, उसमें आपने पैसे दे के IVF करवाया और फिर प्रेग्नेंट हुए. This is the only thing that is different. एंड द डिलीवरी विल बी नॉर्मल और सी सेक्शन? प्रेफरेबली सिजेरियन, क्योंकि जैसे मैंने बोला प्रेशियस प्रेगनेंसी, तो वो खुद एक इंडिकेशन है हमारे लिए सिजेरियन सेक्शन के लिए. और नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत सारी ऐसे अचानक ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है. हम ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, कर सकते, ओके. पर जब हम पर risk नहीं कंसेंट लेते पे आप? हाँ साइन करवाते हैं कि भाई हो सकता है इवन 1% 2%, तो नोबडी विल साइन. डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि एक सर्टेन एज के बाद स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है. संजय दत्त 55 इयर्स में बना. आपने मुझे लगता है सारे बॉलीवुड का ज़्यादा स्टडी किया है. मेरे को ये, मैं सोचता हूँ कि जब वो 55 इयर्स में अगर फादर बन सकता है, तो एक आम आदमी क्यों नहीं बन सकता? 60 इयर्स तक हमें काउंट अच्छा मिला है. मतलब कोई भी आप 55 प्लस के मैन को आप रैंडमली स्पर्म एनालिसिस करेंगे, स्पर्म्स मिलता है. दिस इज़ अगेन द नेचर्स रूल, है ना, कि वो मैन को ज़्यादा लंबा टाइम फर्टिलिटी के लिए दिया है. वैसे भी मेरे को लगता है वो वैसे भी फिट होगा. हाँ, संजय दत्त तो फिट है, वो अपने उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो जिम करते हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबल ये है भी फर्क कि पड़ता वो होगा. हाँ, ये बहुत फ़र्क पड़ता है. लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, मॉडिफिकेशंस जो है, ये तो अभी द टॉपिक है. एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. आप कोई भी बीमारी ले लो, इनफर्टिलिटी भी ले लो, आप डायबिटीज़ ले लो, आप बीपी ले लो, सबसे पहले बोलेंगे स्ट्रेस कम करो. यस. सारे बोलते स्ट्रेस कम करे, पर स्ट्रेस कम करने का तरीका भी तो होना चाहिए. इनफर्टिलिटी में भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है. बहुत बड़ा डेफिनेटली है. मैं वो सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आपस में कपल का मिसअंडरस्टैंडिंग, और काम का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, ये चीज़ है. डॉक्टर साहब, सारी बातें तो हो गई है, इसमें खर्चा कितना आता है? ये भी पहले ज़रूरी मुझे ये है. बताइए, एग फ्रीज करने में और स्पर्म फ्रीज करने का कितना खर्चा होता है? स्पर्म फ्रीज करने के लिए बहुत कम खर्चा होता है. 5,000 बस. एवरी ईयर 5,000 उनको देना पड़ेगा. और एग फ्रीज करना, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन IVF. ओके. हाँ, मतलब हमें उनको, एक लेडी को 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस देते हैं, एग्स को डेवलप करते हैं, फिर उनके बॉडी में से उसको अंडर अनेस्थेशिया निकालते भी है, देन वी हैव टू फ्रीज. ओके. तो वो भी लाख सवा लाख तक ये खर्चा आएगा. बट वो लाख सवा लाख कितने साल का? हमेशा के लिए? नहीं, एक फर्स्ट टाइम जब हम फ्रीज कर लेते हैं तो वो लाख सवा लाख का वहाँ पे रहेगा. फिर एवरी ईयर हमें, क्योंकि वो मेंटेन करना है, वो फ्रीजिंग को मेंटेन करना है, तो एवरी ईयर इट इज़ अराउंड 10,000 फॉर द मेंटेनेंस चार्जेस. लेडीज ज़्यादा कॉस्टली हैं. स्पर्म तो बहुत इजी है ना, मिलियंस ऐसे घूमते रहते हैं. सो इट्स इजी, मास्टरबेट किया और निकाल दिया. इजी है ना, उनके लिए कोई अनेस्थेशिया नहीं ज़रूरत है. अब एक और मूवी की बात करते हैं. अच्छा, आपने अभी एक, ये IVF हो गया, IVF में आपने स्पर्म और उसको मेट किया और उसको इंजेक्ट किया और बच्चा हो गया. अब आता है अगर लेडी में कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो माँ नहीं बन सकती, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लेडी में माँ नहीं बनने का बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें एक कारण है एग की कमी. ओके. है ना, पुअर एग रिजर्व बोलते हैं हम उनको.
दूसरा यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होता है। जो पुअर एग रिजर्व होते हैं उनके लिए तो डोनर्स हैं, ART बैंक्स हैं। सो आजकल ये प्रॉब्लम बहुत इजीली टैकल हो रहा है। तो हम उनको काउंसिल करते हैं, है ना, तो इट्स बेटर गो फॉर डोनर्स, और वो हो भी जाते हैं। लेडीज बहुत इजीली हाँ स्पर्म हस्बैंड का डालते हैं और उसको इंजेक्ट हाँ कर दिया, उनको इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें 50% डेफिनेटली DNA तो हस्बैंड का रहेगा। सो इन दैट वे दे अग्री। बट व्हेन द सिनेरियो इज ऑन द रिवर्स साइड, हस्बैंड्स में प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ पे बहुत पंगा शुरू होता है। बहुत सारी स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा है ना। और किसी को क्या पता है इस बात का? नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता होता है। पर आपस में हस्बैंड वाइफ ही नहीं बताना चाहते हैं। हस्बैंड्स आर वेरी लो ऑन देयर कॉन्फिडेंस, है ना। मेल ईगो भी आती है, ईगो बोल सकते हैं, या उनको थोड़ा लगता है कि अपना पावर कम हो गया, है ना। तो वो खुद हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हम अगर डोनर यूज कर रहे हैं तो आप मेरी वाइफ को ना बताएं। अच्छा, है ना। सो आई गेस द मेन हैव टू ग्रो ऑन दिस। पर लेडीज ऐसे नहीं करते। वो कहते हैं नहीं मैम, हस्बैंड्स को बता दो, उनको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है मुझ में और इस तरह से हो रहा है। ओके। तो मेल ईगो आ गई ना, फिर बात तो वहीं आ गई। हाँ, बात वहीं पे आ गई। पर देर आर गुड मैन ऑल्सो, दे से कि ठीक है मेरा डोनर ले लो, बट आई वॉन्ट द चाइल्ड टू बी लाइक माई वाइफ, एंड देर आर लवेबल हस्बैंड्स ऑल्सो। सो फिर वो कुछ स्टार्टा तो ऐसे भी है। तो उसके बाद अगर फिर लेडी में अगर यूट्रस की प्रॉब्लम है, फिर यूट्रस की डिपेंड करता है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, रसोलियाँ जो है, ये आम प्रॉब्लम है। तो उनको अगर निकाला जा सकता है तो हम लैप्रोस्कोपिकली मायोमेक्टमी बोलते हैं, सिर्फ यूट्रस को बचाते हैं और रसोली को निकालते हैं। देन आफ्टर 6 to 8 months हम उनको IVF करते हैं। बट देर आर अदर प्रॉब्लम्स लाइक एंडोमेट्रियोसिस। ये बहुत कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कॉजेस फॉर इनफर्टिलिटी टू बी ट्रीटेड। तो एंडोमेट्रियोसिस में भी हम ऑपरेशन करते हैं लैप्रोस्कोपिकली, और फिर टैकल करके हम उनको IVF करते हैं। बात आती है जब यूट्रस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, और एडेनोमायोसिस भी एक उनमें है, और कभी कभार हम कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। उसको बेचारी को फाइब्रॉइड भी है और उसको एडेनोमायोसिस भी है, और उनमें IVF का सक्सेस रेट्स बहुत कम है। सो वी हैव टू काउंसिल द कपल कि यू ट्राई, बिकॉज मैं मानती हूँ एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल अबाउट इट कि द मैजिक इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर हिमसेल्फ. So I will definitely give them a try after taking care of all the causes. नहीं हुआ तो we can opt for other methods. सरोगेसी. हाँ, सरोगेसी. तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं सरोगेसी के लिए, जिसमें ये भी एक कारण आता है कि यूट्रस का स्मॉल होना, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हम बोलते हैं, मल्टीपल IVF फेलियर्स, more than 3 times, more than 4 times IVF फेलियर्स हुआ है, या रिकरेंट लॉसेज है, प्रेगनेंसी लॉसेज है, दे आर ऑल इंडिकेटेड. डॉक्टर सरोगेसी के बारे में भी तो हमें एक मूवी से बना हुआ, चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें बहुत पुराना मूवी याद कर लिया. तो उसमें भी तो सरोगेसी के बारे में उस मूवी ने बताया था. उस मूवी में पता लगा था कि ऐसे भी हो सकता है. तो सरोगेसी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, IVF ज़्यादा पॉपुलर हो गया. इसका रीज़न क्या रहा? सरोगेसी मोर कॉम्प्लिकेटेड है. और अभी ART रेगुलेशन से अच्छा चल रहा है अभी सरोगेसी भी, क्योंकि एक जैसे वो दिखाते हैं कि ही वेंट टू अ रेड लाइट एरिया, है ना, उसको हायर किया, उनको पैसे दिए, है ना, तो ये बहुत चलता था. तो ये रेगुलेशंस इसीलिए आए कि बीच वाले जो एक एजेंट बने होते हैं, या इस तरह का अगर कपल्स खुद ही अप्रोच कर ले कोई लेडी को इस तरह, या पैसे का वो लालच दे दे, ये अवॉइड करने के लिए हमारी ART रेगुलेशंस है. अब तो पॉसिबल ही नहीं है. अभी सरोगेसी इज़ ओनली पॉसिबल बट इट इज़ नॉन पेएबल, मतलब आप पेमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे. तो इसमें आपको कपल्स क्या है, अपने ही कोई रिश्तेदार लेके आते हैं. सो इट्स ऑलवेज डन ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं हम इसको सरोगेसी को, वेर इन पेमेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व. हाँ, पर इंश्योरेंस ज़रूर होता है. ART के बैंक के थ्रू अगर आप सरोगेट ले रहे हो तो उनकी इंश्योरेंस, उनका मेडिसिन, उनका आना जाना, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब कपल को बेयर करना है. अदरवाइज देयर इज़ नो अदर मनी ट्रांजैक्शन. वो बात अलग है कि अंदर वैसे दे दें तो बात अलग है. हाँ, वो उसके ऊपर तो मैं हम मुझसे पूछो ही मत, तो बस ज़्यादा बढ़िया रहेगा. अगर IVF नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन
के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो सही उम्र, एटलीस्ट बाय 28 गेट मैरिड एंड प्लान इमीडिएटली. जिन्होंने अपना लेट मैरिज प्लान किया है 28 ईयर्स पे, तो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज ट्राई एंड प्लान योर फैमिली. दूसरा ऑप्शन ये है फ्रीजिंग. आपने बीच में इसके बारे में जानकारी भी ली थी. फ्रीजिंग एक ऑप्शन है, और आज ही मेरे ओपीडी में एक कपल आए, दोनों डॉक्टर है, बट दे डोंट वांट टू हैव देयर किड्स. तो उनके लिए फिर हम सजेस्ट करेंगे, उनके लिए मतलब मैरिड कपल्स के लिए तो हम बोल देंगे कि भाई आप एम्ब्रियोज ही फ्रीज कर लो. ये अलग हाँ, ये है कि हम आईवीएफ कर देते हैं, हम एम्ब्रियोज फ्रीज कर लेते हैं. आपको जब लगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, यू कम एंड ट्रांसफ़र. जो अब बात आती है कि सिंगल मैन एंड सिंगल वुमेन वो क्या करे, वो भी तो एक्टर्स हाँ, ने किया. तो उनके भी फ्रीजिंग होते हैं. एग फ्रीजिंग है, स्पर्म फ्रीजिंग है, तो अपना स्पर्म फ्रीज करवा लो, अपनी एग फ्रीज करवा लो. जैसे हम बात करें, ये जो 3-4 एक्टर जो क्या बोलते हैं इनको, तुषार कपूर है या फराह खान है, या ये क्या नाम है उसका, एक करण जौहर है. इन लोगों ने क्या किया है, ये क्या जो करण जौहर और तुषार कपूर की कहानी है वो सिंगल फादर्स की कहानी है. तो अब वही बात है, हाँ, कहाँ से लिए? एक तो डोनर की ही होगी. नहीं तो कहाँ इंजेक्ट किसको किए? सरोगेसी के थ्रू हुआ ना उनका, हाँ. ओके. पर अभी सिंगल मैन में ना आईवीएफ अलाउड है, ना वो सरोगेसी के लिए अलाउड है. अच्छा. सो ये दोनों चीजें. और फीमेल के लिए? सिंगल वुमेन के लिए आईवीएफ अलाउड है. अच्छा. पर मैरिड और अनमैरिड, दिस इज ऑल्सो देयर. शी कैन अंडरगो आईवीएफ, अ सिंगल वुमन, वेदर शी इज मैरिड और अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो, तो इनके लिए आईवीएफ अलाउड है. बट सरोगेसी इज नॉट अलाउड इन अनमैरिड वुमेन. क्या अनमैरिड लड़की जो है वो अपने एग्स फ्रीज करवा सकती है? डेफिनेटली. अगर उसका प्लान है कि मैंने 35 साल के बाद ही शादी करनी है, या बच्चा मैंने उसके बाद ही पैदा करना है, तो शी कैन डेफिनेटली. और ये एग फ्रीजिंग ना सिर्फ एक प्रिवेंशन की तौर पे नहीं है, कभी कभार ये ज़रूरत पड़ जाती है एग फ्रीजिंग कैंसर्स के लिए, है ना. जब हमें कैंसर डिटेक्ट होता है, कीमोथेरेपी से पहले, रेडिएशन से पहले एग फ्रीज कर लेते हैं. आजकल तो ओवेरियन टिश्यू उसको भी फ्रीज करते हैं, क्योंकि एग की जो क्रेडिबिलिटी है वो कैसा होगा ये हमें नहीं पता. स्पर्म फ्रीजिंग इज़ वेरी इजी, बट एग की क्रेडिबिलिटी, इट्स अ न्यूअर टेक्नोलॉजी. सो नोबडी हैज़ सीन कि आज मैंने फ्रीज किया, क्या उस एग की क्रेडिबिलिटी 5 years के बाद कैसा रहेगा, क्या वो बच्चा हो सकता है, फर्टिलाइजेशन होने की कैपेसिटी है. ये बहुत थोड़ा सा येट टू स्टडी अबाउट दीज थिंग्स. तो हम ओवेरियन टिश्यू को ही प्रिजर्व कर रहे हैं, जहाँ पे एग ऑलरेडी इंसर्टेड है, मतलब फॉलिकल्स बने होते हैं, वो ओवेरियन टिश्यू को ही फ्रीज कर रहे हैं. इवन दीज आर कहने का मतलब ये है कि अगर आज एक लड़की चाहती है कि मेरे को अभी 5 साल शादी नहीं करनी, तो वो अपने एग्स को फ्रीज करवा सकती है. डेफिनेटली. सेम इज द केस विद द मेन ऑल्सो. या डॉक्टर साहब, ये हमारा आईवीएफ का जो ये पॉडकास्ट था, इसमें आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट वही है जो मैंने शुरू किया था. मॉडर्नाइजेशन में इतना भी खो मत जाना कि हम अपनी असलियत ही भूल जाएं, है ना. एक वो है कि हम मॉडर्न भी रहे. बच्चा पैदा करना इज़ नो लेस मॉडर्न. डेफिनेटली मदर्स कैन डेफिनेटली अचीव थिंग्स. दूसरा, सही एज पे शादी करे. तीसरा, यूज़ दी टेक्निक ऑफ फ्रीजिंग इफ़ एट ऑल कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो हम फ्रीजिंग कर सकते हैं. तीसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बिकॉज हमने बातचीत की है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुई है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, तो ये सारी चीज़ें से दूर रहे, है ना. तो इससे आप डेफिनेटली आईवीएफ से बच सकते हो. आईवीएफ से बचने के लिए डॉक्टर प्रगति ने जो हमें बताया, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, हमें नशे से दूर रहना पड़ेगा. चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो केमिकल नशा हो कोई. ज़्यादा जो डॉक्टर्स कहते हैं कि स्मोकिंग इज़ मोर डेंजरस दैन दारू. डेफिनेटली. एक बात. दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपने अभी शादी नहीं करनी तो अपने एग्स फ्रीज करा लो. अगर मेल की बात करते हैं तो अपने स्पर्म फ्रीज करवा लो.
अदरवाइज वैसे तो अच्छी बात है शादी जल्दी कर लो, बच्चे भी ये जल्दी सबसे कर लो। बेस्ट है कि शादी सबसे अच्छी जल्दी- बात ये है कि शादी जल्दी कर लो, बच्चे भी जल्दी कर लो और आप फ्री भी जल्दी हो जाओगे। ये हमारा एपिसोड था पॉडकास्ट का आईवीएफ के ऊपर। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हमारी गलतियां भी हमें बताइए, और आप इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं हमें इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने का। और एक बात और मैं बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।